गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े किससे पढ़े। अनअकैडमी brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions. आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की, हो जाओ तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off. Good morning everybody, welcome to Unacademy. Welcome to the Creatrix YouTube channel. Let me confirm the voice. Good morning. Okay, the voice is clear. चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू द क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम गेट 2021 के एग्जैक्ट ईयर में आ गए हैं। 2021 में हम आ चुके हैं। सो योर एग्जाम इज़ नियर एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज एज बिफोर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 हो चुका है और इस सीरीज़ का पर्पज़ आप लोगों को क्लियर है कि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से क्वेश्चंस हम लोगों के सामने आते हैं, हमें उस क्वेश्चन को अनबायस्ड होके अटेंड करना है, राइट। क्योंकि जनरली हम एक पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी अगर पढ़ रहे होते हैं तो उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, राइट। बट मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसका पर्पज़ ये है, just like an exam, a question comes in front of you and you have to attend it, you have to solve it, right? Whether it is from control systems, electrical machines, measurements, networks, mathematics, power systems, power electronics, it doesn't matter, you just have to solve with the knowledge that you have acquired, right? तो इस मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ गेट इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के और इंस्ट्रूमेंटेशन के, राइट। सो वी आर कवरिंग द PYQs एज वेल एज वी आर सॉल्विंग सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे होते जा रहे हैं, राइट। तो मेरा ये रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप इस सीरीज में आ रहे हैं कि आप अगर इस सीरीज का पार्ट बन रहे हैं तो आप जनरली जो भी कोर्सेज आपके रनिंग है उसको रिवाइज करते रहिए। जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है उसको कंप्लीट रिविजन के साथ इस सीरीज में आइए, देन ओनली you will enjoy it and you will benefit from it, right? So let us start today's session. My name is Raman Kapoor. I am BTech Electrical and MTech from IIT Roorkee, BTech from NIT Durgapur. I have more than 5 years of teaching experience and more than 1 year of industrial experience. YouTube पे मेरा कूपन कोड है RK227. You apply this and you get 10% off on Unacademy Plus, right? तो हम ये रिकमेंड करते हैं आप Unacademy Plus और Unacademy Iconic का पार्ट बनिए इफ़ यू आर एमिंग फॉर गेट 22 एंड 23, राइट। लेकिन अगर आप 21 का जो एग्ज़ाम अब बिल्कुल आने वाला है, अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो वी रिकमेंड कि आप जो फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे रन हो रहे हैं उसको बिल्कुल मिस मत करिए। उम्मीद क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, उसका पार्ट बनिए और साथ ही जो स्पेशल क्लासेज हैं जो हमारे एजुकेटर्स ले रहे हैं, ठीक है, उसका भी आप पार्ट बनिए, राइट। सो आई टीच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स एज वेल, राइट। और यही सब टॉपिक्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं मैथ्स के क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, कुछ एप्टीट्यूड के भी करवा देता हूँ, डिजिटल के करवा देता हूँ, पावर सिस्टम्स के भी ले लूंगा कुछ दिन में, राइट। सो ओवरऑल प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। गेट 22 के लिए जैसे मैंने बोला, वी रिकमेंड अनअकैडमी प्लस, जिसकी एडवांटेजेस यहाँ पर विजिबल है एंड ऑल दीज एडवांटेजेस एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन अनअकैडमी आइकॉनिक एज वेल। लेकिन आइकॉनिक में एडेड एडवांटेज है क्योंकि उसमें एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, राइट, विच विल बूस्ट योर प्रिपरेशन कंप्लीटली, राइट।
ये अनअकैडमी प्लस के प्राइसेस हैं और ये मेरा कूपन कोड है फॉर 12, 18 and 24 months, and these are the charges for Unacademy Iconic, and this is my coupon code. You can follow me on Unacademy. अगर आप आने वाली क्लासेस, आने वाली स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं तो और आप चाहते हैं कि आपको पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाए, सो फॉलो मी ऑन Unacademy. यू हैव टू इंस्टॉल द Unacademy लर्निंग ऐप. RK_educator पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट? दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर टीम क्रिएट्रिक्स गेट EE, जिसमें जो भी टॉपिक हम यूट्यूब पे कवर करवाते हैं उसका नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा देते हैं, राइट? चलो, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हर तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, इजी भी हैं, कुछ ट्रिकी भी होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्सेप्चुअल, राइट? सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन that is on your screen now, right? The base of the number system for the addition operation 24 plus 14 is equal to 41 to be true is option A 8, option B 7, option C 6, option D 5, right? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. The base of the number system with the addition operation 24 plus 14 is equal to 41 to be true is. अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. आपको पता है यार 24 प्लस 14 तो 38 होता है, राइट? तो ये कब होता है? जब आप डेसिमल बेस पे बात कर रहे होते हैं, बेस 10, जिस पे हम जनरली अपनी कैलकुलेशंस करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 24 प्लस 14 इज इक्वल टू 41, राइट? इसका मतलब इसका बेस 10 तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो आपके ऑप्शंस में भी नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं तीनों ही नंबर्स को डेसिमल बेस पे कन्वर्ट कर दूं और वहां से मैं अपने बेस को एलिमिनेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं. इसका मतलब 24, 14 एंड 41 आर नॉट इन डेसिमल बेस. जो जनरली हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें नहीं है वो. इसका मतलब अगर 24 किसी बेस R पे है तो क्या मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं? यस, वी कैन डू इट. तो कैसे कर देंगे? 24 टू द बेस R इज इक्वल टू 4 इंटू R टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू R टू द पावर 1. सो दैट कम्स आउट टू बी 2R plus 4, 10, isn't it? Similarly for 14, इसको मैं डेसिमल बेस पे ले आऊंगा. कैसे ले आऊंगा? 14R can be written as 4 into R to the power 0 plus 1 into R to the power 1, that is equal to R plus 4, 10, isn't it? आपको पता है यहां से ऐसे कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन R की इंक्रीजिंग पावर्स में. सिमिलरली कैन आई डू 41R टू बेस 10? यस, आई कैन डू. सो 41R इज इक्वल टू 1 इंटू R टू द पावर 0, ऐसे जाएंगे, प्लस 4 इंटू R टू द पावर 1. सो दिस कम्स आउट टू बी 4R प्लस 1, 10. इसको इक्वेट कर दो. Therefore, you can say 2R plus 4 plus R plus 4 is equal to 4R plus 1. So this comes out to be 3R plus 8 is equal to 4R plus 1. So R is equal to 8 minus 1, that is 7. Therefore, R is equal to 7. The base in which this calculation is made is 7. It means option B is your right answer. Right? Simple. या आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा अपना सिंपल कैलकुलेशंस. सो द बेस इन विच दिस एडिशन ऑपरेशन इज टेकिंग प्लेस इज 7, राइट? इट इज नॉट 10 जो जनरली हम करते हैं, राइट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A straight line drawn on an xy plane intercepts the x-axis at -0.5 and the y-axis at 1. What is the equation that describes this line the best? These are the options: A, B, C, D. A straight line drawn on an xy plane intercepts the x-axis at -0.5 and y-axis at 1. What is the equation of the line? Simple, right? तो कैसे करेंगे? ये आपकी xy एक्सिस है.
तो क्या मतलब है उसका? वो ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई प्लेन पे जो एक्स एक्सिस पे इधर इंटरसेक्ट करती है और वाई एक्सिस पे इधर करती है, राइट, लाइक दिस. इट मीन्स दिस इज -0.5, 0 एंड दिस इज 0, 1. दैट्स इट. बस ये तो सिंपल क्लास 12th वाला हो गया. इसको x1, y1 ले लो, इसको x2, y2 ले लो. तो क्या इक्वेशन नहीं निकाल सकते आप? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन that is equal to y minus y1 that is equal to m x minus x1. इसको आप लिख सकते हो y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं, सिंपल गेट का ही क्वेश्चन है ये, राइट. तो क्या लिख दोगे, यहाँ से सॉल्व कर दो. तो y minus y1 is minus of my, sorry, so this comes out to be y minus 0 is equal to, what is y2? 1 minus 0 upon what is x2? 0 minus of 0.5, x minus of 0.5, right? So you can say y is equal to 1 upon 0.5 x plus 0.5. So this is equal to 2x plus 0.5, that is equal to 2x plus 1, right? So what is the equation? Y is equal to 2x plus 1. ऑप्शन डी आपका सही, राइट. तो ये गेट का ही क्वेश्चन है 2020 का, राइट. सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, राइट. सो y is equal to 2x plus 1, that is the equation that describes this line, right? Option D is correct. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The general solution of d square y by dx square minus 6 dy by dx plus 9y is equal to 0 is. The options are y is equal to c1 e to the power 3x plus c2 e to the power minus 3x. Y is equal to c1 plus c2x e to the power minus 3x. Y is equal to c1 plus c2x e to the power 3x. And option D is y is equal to c1 e to the power 3x. सॉल्व करिए. तो इस क्वेश्चन से क्या समझ पा रहे हैं आप? इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्या फिगर आउट कर पा रहे हैं? इट इज अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. The number of arbitrary constants in the solution of the differential equation is equal to the order of the differential equation. इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है वो होमोजीनियस है. इसका मतलब राइट हैंड साइड फंक्शन आपका 0 है और सेकंड ऑर्डर की है. इसका मतलब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो जो फंक्शन आप रिट्रीव करोगे उसमें दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएंगे, विच इज c1 एंड c2 इन दिस केस. और जनरल सॉल्यूशन वो आपसे पूछ रहा है क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट गिवन, तो आप c1 और c2 को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, राइट. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब जस्ट फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज योर सॉल्यूशन. y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये सारी चीजें हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से पता चल रही हैं, राइट. तो हम क्या लिख सकते हैं यार? अगर मैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं तो कैन आई राइट डाउन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन is equal to f of d is equal to 0. Therefore d square minus 6d plus 9 is equal to 0, right. ये जो फॉर्म होती है ऐसी होगी, f of d y is equal to 0, right. तो इसको d की वैल्यूज निकाल देंगे, मतलब रूट्स निकाल देंगे, क्योंकि नेचर ऑफ द रूट से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख पाते हैं. तो ये क्या है? ये डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये तो d माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट. देयरफॉर d इज इक्वल टू 3 एंड 3. यू कैन से दिस इज योर m1 and this is m2, right. So you can say that m is equal to m1 is equal to m2, that is equal to 3,
It means this differential equation, this auxiliary equation is having real and equal roots, right? तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? Therefore general solution is y is equal to c1 plus c2x e to the power mx, that is equal to y is equal to c1 plus c2x e to the power 3x, right? आप c1x plus c2 भी लिख सकते हो because c1 and c2 are arbitrary constants. c1 and c2 are arbitrary constants. Number of arbitrary constants is equal to order of the differential equation. तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन सी सही है। c1 plus c2x e to the power 3x, or you can say c1x plus c2 e to the power 3x, that is also okay, right? But options में आपका c1 plus c2x e to the power 3x है, right? Option C is correct. Next question. Let yx be the solution of the differential equation d square y by dx square minus 4 dy by dx plus 4y is equal to 0. With initial conditions y0 is equal to 0 and dy by dx at x is equal to 0 is 1. What is the value of y1? Solve it. Let yx be the solution. y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना. फाइंड आउट. And this is second order linear homogeneous differential equation. अब देखो यार, ये देखो इनिशियल कंडीशन ये और y डैश 0 भी दिया हुआ है आपको. इसका मतलब इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, if initial conditions are given, can be solved using Laplace transform as well. इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम जनरली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करके या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच दोनों से सॉल्व कर सकते हैं. यू विल गेट द सेम आंसर फ्रॉम बोथ अप्रोच, बोथ द अप्रोचेस, राइट? दोनों से कर दो आप, आंसर सेम आना चाहिए आपका. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है. तो मेथड 1 क्या है? फाइंडिंग y is equal to y complementary function, that is yc, which is the solution, isn't it so? right? तो इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, राइट? therefore f of d y is equal to 0 can be written as d square minus 4d plus 4y is equal to 0. ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है. तो उसको सॉल्व कर दो. तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विल गिव यू d माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इजंट इट? माइनस 4d, इसका मतलब d इज इक्वल टू 2 and 2. सो यू गेट रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, मेथड 1 मेरा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना. तो बस इसको ऐसे कर दो. तो फॉर y इज इक्वल टू वाई सी, दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, and this is e to the power mx, that is equal to c1 plus c2x e to the power 2x. m1 is equal to m2 is equal to 2.
ठीक है कि नहीं है? सही है। तो वो पूछ क्या रहा है आपसे, y of 1, they are asking y of 1, right? So you have to find the particular solution first of all, right? तो जनरल सॉल्यूशन तो यहाँ से आ गया, y is equal to c1 plus c2x e to the power 2x. इनिशियल कंडीशंस क्या दी हैं, y0 is equal to 0 and y dash 0 is equal to 1, right? इन दोनों को यूज करेंगे और c1 और c2 को निकाल देंगे, राइट? चलो निकाल दो इसको। तो आप कह सकते हो 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू 0 e to the power 0, so this comes out to be c1, so you can say c1 is equal to 0, right? तो यहाँ से क्या आ गया आपका, c1 0 है, इसका मतलब y is equal to c2x e to the power 2x हो गया, ठीक है ना, क्योंकि c1 तो 0 है। इस कंडीशन को पुट कर दो तो y डैश क्या आ जाएगा आपका, c2 कॉमन आ जाएगा, x इंटू 2 e to the power 2x प्लस e to the power 2x, right? And this is, from here you will get 1 is equal to c2, this is 0 e to the power 0 plus e to the power 0, so you can get c2 equal to 1, right? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया आपके पास, therefore y is equal to c1 is 0 and c2 is 1, so it is x e to the power 2x. This is the particular solution. लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच लगाएंगे तब भी यही आना चाहिए हमारा, वो अभी प्रूव कर देंगे फटाफट, राइट? तो आपसे पूछ के रहा है वो y1, बस therefore y1 that is at x is equal to 1 you have to find what is y, so y1 is equal to 1 into e to the power 2 into 1, that is e square, right? So y1 is e square. This is the correct answer. इसको आप वैल्यू भी लिख दो इसकी, दिस इज 7.389, राइट? दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि आपको इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं, y 0 दिया हुआ है और y डैश 0 भी दिया हुआ है, इसका मतलब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच भी लगा सकते हैं, क्योंकि लाप्लास कैसे लोगे आप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका लाप्लास डी वाई बाई डी एक्स का लाप्लास, वाई का लाप्लास इज इक्वल टू 0, दैट इज आवर सेकेंड अप्रोच। ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी करें, लेकिन ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच है ये तभी लगानी है जब आपको इनिशियल कंडीशंस दी हैं, and making sure that the coefficients of the differential coefficients are having constant coefficients, right? Okay, using Laplace transform approach. तो दोनों तरफ लाप्लास ले लो, taking Laplace both sides, what you will get, वो आ जाएगा आपका एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो, व्हाट इज दैट, माइनस 4 एस वाई एस माइनस वाई ज़ीरो प्लस 4 वाई एस इज इक्वल टू 0, इजंट इट? जिसमें से आपका ये 0 है और ये 0 है, and this is equal to 1, this is given to you, right? So you get s square ys minus 1 minus 4s ys plus 4 ys is equal to 0. Therefore ys is equal to 1 upon s square minus 4s plus 4, that is equal to 1 upon s minus 2 whole square, isn't it?
आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया तो इसका इनवर्स लाप्लास निकाल दोगे, नहीं निकाल दोगे, और वही हमारा y ऑफ x है, राइट. तो यू कैन से y ऑफ x इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ ys. तो 1/s-2 होल स्क्वायर का आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, राइट. तो आप कह सकते हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज 1/s². व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at into t? That is equal to 1/s- whole square. एक्सपोनेंशियल शिफ्ट हो जाती है, therefore you can say y of x is equal to, it comes out to be x e to the power 2x, right. x का 1/x² हो गया और s-2, right. So you retrieve the same function back, therefore y1 is t square. From here also it is same. Clear है कि नहीं? Is it clear? So this is the way to solve. तो आपको अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं और इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच भी लगा सकते हो. द आंसर इज सेम, दैट इज e², दैट इज 7.389. Right? Next question. In a transformer, if the iron losses and copper losses are 40.5 kilowatt and 50 kilowatt respectively, then at what fraction of load will the efficiency be maximum in a transformer? Option A is 0.8, option B is 0.57, option C is 0.7, option D is 0.9. In a transformer, if the iron losses and copper losses are, and this is PCU, full load copper losses, rated copper losses दिए हुए हैं आपको. So you can say for maximum efficiency, ये कंडीशन होती है ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कि कांस्टेंट लॉसेस is equal to variable copper losses, or you can say or iron losses is equal to copper losses at that particular load, right. So what can you write? You can write Pi is equal to x² PCU full load, where x is the fraction of load, right. क्योंकि कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो आपके करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वही आपका फ्रैक्शन ऑफ लोड भी स्क्वायर हो जाता है, राइट. वेयर x इज द फ्रैक्शन ऑफ लोड, राइट. ये आपसे पूछ रहा है वो. और आयरन लॉसेस और फुल लोड कॉपर लॉसेस आपको दिए हुए हैं और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है. आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस, राइट. सो व्हाट कैन यू गेट? देयरफॉर यू विल गेट 40.5 is equal to x² into 50. Therefore x² is equal to x² is equal to 40.5 upon 50. X becomes under root of 40.5 upon 50. Find out this. Is it 0.81? Yeah, it is 0.9. Right? So what is the answer? Answer is D. At what fraction of load will the efficiency be maximum? तो maximum efficiency आपको मिलेगी 90% load पे, right? So option D is correct. Or you can say 90% load पे, right? 0.9 is the correct answer. Option D. तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A DC series motor with a resistance between terminals of 1 ohms runs at 800 rpm from a 200 volt supply taking 15 amperes from the supply.
if the speed is to be reduced to 475 rpm for the same supply voltage and current, the additional series resistance to be inserted would be approximately of what value? Option A 2.5, option B 3, option C 4.5, option D 5. तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए ऐसे डीसी मशीन्स का, तो सबसे पहले आप अपना इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। तो एक सिंपल नेटवर्क की फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज अ डीसी सीरीज मोटर, सेल्फ एक्साइटेड मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड नहीं है। तो आपको पता है कि वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे प्लेस होती है, और वो टर्मिनल रेजिस्टेंस दिया हुआ इसने आप इस डीसी सीरीज मोटर विद रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स, मतलब यहां पर जो 1 ohms दिया हुआ है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस का समेशन है। So what can you say? DC series motor. What do you know about this? Back EMF is directly proportional to phi n. And for series motor, what do you know? For DC series motor, what do you know? Phi is directly proportional to IA, or you can say load current or line current, right? तो DC सीरीज मोटर की बात कर लेते हैं ऐसे, like this. This is VG, which is the grid voltage. This is R series and this is your back EMF. इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसा आ जाएगा? कोई ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप नहीं दिया हुआ है, तो ये आ गया आपका EB. This is RA, this is RSE and this is your grid voltage VG supply, and this is your लाइन करंट, जो कि सीरीज मोटर के लिए आर्मेचर करंट भी होता है। एक लूप ऐसे बन जाएगा। तो व्हाट इज गिवन टू यू? आर रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स, मतलब इस टर्मिनल के बीच में जितना रेजिस्टेंस आ रहा है वो है आपका आर एस ई प्लस आर ए, दैट इज इक्वल टू 1 ohms, runs at 800 rpm, N1 is equal to 800 rpm from a 200 volt supply, grid voltage 200 volt, taking 15 amperes. IA1 is equal to 15 amperes. Okay, if the speed is to be reduced to 475, N2 is equal to 475 rpm, speed को 475 पे ले आए for the same supply voltage and current. So what is given? VG, that is grid voltage, ये तो सेम रहेगा। और क्या चीज कांस्टेंट है? करंट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब IL1 is equal to IL2, which indirectly means IA1 is equal to IA2, which is equal to 15 amperes. ये कांस्टेंट है यार, मतलब 800 से 475 स्पीड हो गई, लेकिन आर्मेचर करंट सेम रहा। और वो कब सेम रहेगा? कुछ सीरीज रेजिस्टेंस उसने इंसर्ट कर दिया है, उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज द KVL इक्वेशन? यू कैन राइट डाउन VG is equal to IL RA plus RSE plus EB, that is back EMF, right? So you can say VG is equal to IA, लाइन करंट आर्मेचर करंट बराबर है, into 1 plus EB, right? इसको इधर लिख लो। Therefore EB1 is equal to VG minus IA1 into 1, ये दिया हुआ है 1, right? So that is equal to VG is 200, so that is 200 minus 15, that is 185 volts. ये back EMF 1 है, right? चलो
ओके, N1 और N2 दिया हुआ है। ओके, तो यहां से बैक EMF 2 निकल जाएगा यार। व्हाट वी नो दैट EB is directly proportional to phi N, which is directly proportional to IA into N. Isn't it so for series motor? Flux is directly proportional to armature current, और ये IA भी constant है। As IA is constant, so you can say therefore EB is directly proportional to N. तो हम क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि EB1 upon N1 is equal to EB2 upon N2. Therefore 185 upon what is that, 800 is equal to EB2 upon 475. Therefore EB2 कितना आ जाएगा? यहाँ से इस वैल्यू को निकाल दीजिए। 185 into 475 divided by 800, so that is 109.84 volts. So they are asking what is the additional series resistance to be inserted, right? तो अब क्या हो जाएगा सर्किट? लाइक दिस। ये तो कांस्टेंट है VG, इसका मतलब ये 200 वोल्ट कांस्टेंट है, ये 15 एम्पेयर्स भी कांस्टेंट है। EB2 हमने निकाल लिया है, 1 ओम हमें पहले से पता है, ये हमारा R एक्सटर्नल है बस। देयरफॉर VG इज इक्वल टू EB2 प्लस IA2 1 प्लस R एक्सटर्नल, राइट? देयरफॉर R external is equal to VG minus EB2 upon IA2 minus 1, that is equal to 200 minus 109.84 upon 15, आर्मेचर करंट सेम है, -1, that is the correct answer. कितना आ जाएगा? 5.01. So that is coming out to be nearly 5.01 ohms. आर्मेचर करंट सेम है, ग्रिड वोल्टेज सेम है, बैक EMF में फर्क पड़ेगा क्योंकि बैक EMF की प्रोपोर्शनलिटी N पे हो जाएगी अगर IA कांस्टेंट हो तो, ठीक है ना? और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल सीरीज रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ लगा दिया है और उसकी वैल्यू है नियरली 5.01 ohms. इट मीन्स योर ऑप्शन D इज करेक्ट, नियरली 5 ohms, राइट? तो सिंपल सर्किट की फॉर्म में रिप्लेस हो गया आपका DC सीरीज मोटर। The relationship between the force F of t and the displacement x of t of a spring mass system with a mass m, viscous damping d and spring constant k is m d square xt by dt square plus d dxt by dt plus kxt is equal to F of t. Xs and Fs are the Laplace transforms of xt and ft respectively, with m is equal to 0.1, d is equal to 2, k is equal to 10. In appropriate units, the transfer function xs by Fs is what? तो दोनों साइड लाप्लास ले लीजिए। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड्स। इनिशियल कंडीशंस दी हुई नहीं है आपको। अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशंस टू बी जीरो, इजंट इट? कोई इनिशियल कंडीशंस नहीं है तो लाप्लास ले लोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा m s स्क्वायर एक्स प्लस d s एक्स प्लस k एक्स इज इक्वल टू f of s, राइट? सो व्हाट डू वी गेट? एक्स बाय f of s is equal to 1 upon, you will get ms square plus ds plus k. m, d और k की वैल्यूज दी हैं आपको, पुट कर दीजिए। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन व्हाट इज m, 0.1 s स्क्वायर प्लस d इज 2s प्लस 10,
ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आपको एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को फ्री करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा इसको. सो दिस यू कैन डू. GS is equal to 1 upon 0.1 S square plus 2S plus 10, right? So you can say dividing 0.1 numerator and denominator, right? So you will get what? 1 upon 0.1 upon 0.1 S square by 0.1 plus 2 by 0.1 S plus 10 by 0.1, right? So therefore transfer function is that is equal to GS, that is equal to 10 upon S square plus 20S plus 100. This is correct. 10 upon S square plus 20S plus 100. So option A is correct. ठीक है, तो इतना कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ था. सिंपल आपको दोनों तरफ लाप्लास लेना है. इनिशियल कंडीशन 0 है, कुछ दिया हुआ नहीं है आपको. x0 x-0 कुछ नहीं दिया है आपको. x is the dependent variable, time is the independent variable, right? So option A is correct. 10 upon S square plus 20S plus 100. So this is the correct answer, right? So thank you very much. Thanks for your time. Thanks for listening to this lecture. आई होप कि मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स भी एनहांस हो रहे हैं और मैं क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स निकाल रहा हूं और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सटेंड भी कर देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े रिवाइज हो जाएं, राइट? जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली आपने आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन मैंने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया ताकि आपको दोनों अप्रोच पता चल जाए, राइट? वैसे आपको पता होंगी, राइट? सो प्लीज रिवाइज प्रॉपरली एंड देन कम टू दिस क्वेश्चन सीरीज. वी आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू ईच एंड एवरी डे और हम जनवरी में भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले तक, ताकि आपका मैक्सिमम जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी क्वेश्चंस आप नए नए कर पाओ, राइट? सो दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ दिस मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज इज. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर योर टाइम.